हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल टेस्ट सीरीज 50-50 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका है और सेट नंबर ये 110 है। इसके पहले का भी सेट अगर आपको देखना है तो हमारे केसरिया कंप्यूटर क्लास यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। सेट नंबर डालकर आपको वहां आसानी से मिल जाएगा। आप उसका पूरा का पूरा रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पर हम विश्वास दिलाते हैं कि ये आगामी बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट जो आगामी एग्जाम्स हैं, 7th चरण शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम्स के लिए, रेलवे, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल सभी कंपटीशन एग्जाम को कैरी करके एक कंबाइंड सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का ये सीरीज हर एक सब्जेक्ट से जीके जीएस का बनाया गया है और आपके लिए निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। अगर अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज का रिवीजन किया होगा तो निश्चित तौर पर देखा होगा कि हमने क्वेश्चन का लेवल क्या रखा है और क्या आपके एग्जाम से रिलेटेड लेवल है या नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन के सीरीज में हर एक सब्जेक्ट से एक निश्चित रेशियो में आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करते हैं ताकि आपको हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से एक ही सेट प्रैक्टिस में जोड़कर रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, 110 नंबर सेट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। उसके पहले अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ऐसा लगता है कि यह टेस्ट सीरीज या ये क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो तैयारी करते हैं रेलवे कंपटीशन की या अन्य कंपटीशन एग्जाम की, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन को तैयार करते हैं, सेट करते हैं, खुद इसको टाइप करते हैं और इसके अलावा हम आंसर को उसी निश्चित तर्क पर लिखने का कोशिश करते हैं जितना कि आपको एप्रोप्रिएट, जितना आपको जरूरी हो सकता है और जरूरत पर पड़ने पर सभी ऑब्जेक्टिव का, सभी जो आपको दिया हुआ ऑप्शन रहता है उसका सभी का हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं जिसका जरूरी रहता है। बाकी का अगर नहीं जरूरी है तो जितना क्वेश्चन में आपको पूछना है उतना का सॉल्यूशन निश्चित तौर पर आपको करके देते हैं। तो ये फुल सेट प्रैक्टिस आपके लिए हो सकता है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए एक ही टेस्ट सीरीज में। तो आप इसको पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, एक से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई कमी रहती है तो फिर भी हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम इसको पूरी रूप से परिवर्तित करने का कोशिश करेंगे अगर आपका सुझाव अच्छा रहा तो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शांता कुमार समिति, इसका संबंध किससे है? शांता कुमार समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका एनालिसिस पर ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन का। शांता कुमार समिति जो है इसका गठन जो है वो अगस्त 2014 में पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार की अगुवाई में 6 सदस्यीय समिति के रूप में किया गया था। इसे एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही इस समिति को यह भी सुझाव देना था कि किस प्रकार भारतीय खाद्य निगम के वित्तीय प्रबंधन तथा अनाज के क्रय, भंडारण और वितरण में संचालनात्मक कौशल लाया जाए। शांता कुमार समिति ने 21 जनवरी 2015 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके तहत एक तरफ धान गेहूं की सरकारी खरीद के आधार पर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है, तो एमएसपी के लाभ को सिर्फ 5.8% किसानों तक सीमित बताया गया था। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। शांता कुमार समिति का गठन अगस्त 2014 में अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत किया, 21 जनवरी 2015 को प्रस्तुत किया गया और किस लिए इसे सुचारू रूप से लागू किया गया था? तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पुनर्गठन में सुझाव हेतु इसका गठन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है या हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है जिसे बंदरगाह नगर की संज्ञा दिया गया है, वो है लोथल नगर। लोथल जो है वो गुजरात के भोगवा नदी के तट पर, ध्यान दीजिएगा, लोथल हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। इसकी खोज गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम के दक्षिण में भोगवा नदी तट पर डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा 1957 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अब इस नगर को बंदरगाह नगर क्यों कहा गया, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इस नगर से फारस के मुद्रा मिला है, फारस यानी ईरान का मुद्रा यहाँ पे मिला है, या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों में भारत एवं फारस यानी ईरान
के बीच सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधि का पता चलता है, जिसके कारण से यह अनुमान लगाया जाता है कि लोथल जो है वहां लोथल में भारत एवं ईरान यानी फारस के बीच सामुद्रिक व्यापार होता था। अतः यही कारण है कि इसे बंदरगाह नगर की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि लोथल से प्राप्त अवशेष जो आपके हैं वो बंदरगाह तो हो ही गया, जिसका मतलब डॉक यार्ड होता है। धान या चावल और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण्ड मूर्ति, 3 युगल समाधियां तथा बाट एवं माप उपकरण की प्राप्ति लोथल से हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसके लिए बिहार का मैप आपको जरूर देखना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको बिहार का मैप देखना चाहिए कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा जिला है या कौन सा शहर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में तो भागलपुर दिया है, पटना दिया है, कटिहार दिया है और पूर्णिया दिया है। वैसे तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बिहार का सबसे पूर्वी शहर या सबसे पूर्वी जिला जो है वो आपका किशनगंज है। देखेंगे मैप में, मैप भी यहाँ पे दिया हुआ, तो किशनगंज है। जबकि ध्यान दीजिएगा आपके ऑप्शन में किशनगंज नहीं है, तो किशनगंज के अलावा जो कटिहार आपका हो जाएगा वो बिहार का किशनगंज के बाद दूसरा सबसे पूर्वी जिला स्थित है। तो कटिहार सही आंसर दिए गए ऑप्शन के अनुसार होगा, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए ओवरऑल बिहार का सबसे पूर्वी जिला या पूर्वी शहर कौन सा है तो किशनगंज हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा बिहार के बारे में बहुत सारा सवाल मैप से आपको पूछता है, तो मैप आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। बिहार के उत्तर में नेपाल है जो अंतरराष्ट्रीय देश है। बिहार के दक्षिण की बात करेंगे तो बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड है। बिहार के पूरब की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, और बिहार के उत्तर की अगर बात करें बिहार के पश्चिम की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य आता है। क्लियर। इसके अलावा साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि नेपाल से सटे हुए जिला कितने हैं और कौन कौन से जिला है। तो नेपाल से सटे हुए जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। जबकि अगर ध्यान देंगे पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिला की बात बिहार में, बिहार के कौन से जिला पश्चिम बंगाल से सटता है या बाउंड्री बनाता है तो किशनगंज आपका आ जाता है, भाई पूर्णिया आ जाता है, कटिहार आ जाता है। इसके अलावा ध्यान देंगे कि झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड से सटे हुए जिला की बात करेंगे तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के जिले की बात करेंगे तो कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो रिक्त स्थान पहले देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। डॉट 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 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। यानी कि किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दे दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा ही बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को मान्यता दिया गया था। जरा ध्यान दीजिएगा, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी में किसान अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था। इसका मूल 1793 ईस्वी के अस्थायी बंदोबस्त में निहित है। इसमें जमींदारों को पूर्ण अधिकार दिया गया और किराएदारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 1873 ईस्वी में जमींदारों के स्वशासन का विरोध करने के लिए पाबना जिले में शुरुआत कहां से हुआ था, जरा इसका ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत, ये बंगाली किराएदारी अधिनियम कब लागू हुआ और इसकी शुरुआत तो 1873 ईस्वी में जमींदारों के स्वशासन का विरोध करने के लिए पाबना में, पश्चिम बंगाल के पाबना जिले में कृषि लीग का गठन किया गया था। धीरे धीरे पाबना विद्रोह छोटी हिंसा के रूप में बढ़ता गया तथा किसानों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। अंततः बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी को जमींदारी उत्पीड़न के सबसे बुरे पहलुओं से किराएदारों की रक्षा के वायदे को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ आपको मिलान करना है। क्लियर। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ संस्था दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका प्रभाव दिया हुआ है। तो देखेंगे पहला संस्था के रूप में है ओपन जनरल इंश्योरेंस। ओपन जनरल इंश्योरेंस जो है वो निर्यात लाइसेंस के लिए उपयोग किया जाने वाला एक लाइसेंसिंग संस्था होता है जिसे सरकार घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए जारी करती है। दूसरा है ट्राइसेम। ट्राइसेम का मतलब होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
मतलब ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। यह भारतीय सरकार की एक योजना है जिसे योजना आयोग के द्वारा 1979 ईस्वी में भारत के ग्रामीण युवाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए तकनीकी और यांत्रिक ज्ञान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक प्रकार का योजना है। क्लियर? तो ट्राइसेम किसके साथ मैच करेगा? रोजगार के साथ मैच कर जाएगा। ओपन जनरल इंश्योरेंस किसके लिए काम करेगा? तो यह एक लाइसेंसिंग है। यह जो है वो एक लाइसेंसिंग है और सरकारी घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार के साथ मैच करेगा। तीसरा है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में जरा देखिएगा। यह थोक व्यवसायों के द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापने वाला एक सूचकांक होता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष के रूप में 2004 से 2005 से अब 2017 में 2011 और 12 के रूप में संशोधित किया गया था। कहने का मतलब है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पहले 2004 से 2005 था, 2017 में इसे संशोधित किया गया और इसका आधार वर्ष वर्तमान समय में 2011 से 2012 है। क्लियर? तो थोक मूल्य सूचकांक जो आपका हो जाएगा वो किसके लिए? तो मुद्रा स्फीति के मापन की एक सूचकांक प्रणाली होती है। और नगदी रिजर्व अनुपात। क्लियर? नगदी रिजर्व अनुपात जो होता है वो ऋण को नियंत्रित करने की एक संस्था के रूप में आरबीआई के द्वारा नगदी रिजर्व अनुपात यानी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जिसे कहा जाता है, एक निश्चित अनुपात होता है धनराशि का जो कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास एक निश्चित धनराशि के पास में स्टोर पैसा रखा जाता है, नगदी उपलब्ध रखा जाता है और यह आरबीआई के द्वारा तय किया जाएगा कि कितना सीआरआर के रूप में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जमा किया जाएगा। क्लियर? तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपने कुछ धनराशि को जो आरबीआई निश्चित करेगा उसको आरबीआई के पास जमा करने की एक व्यवस्था है जिसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका जो मिलान हो जाएगा इसमें वो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, यानी ओपन जनरल लाइसेंस होगा विदेशी व्यापार के साथ मैच करेगा। ट्राइसेम एक रोजगार संस्था है, रोजगार व्यवस्था है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति नियंत्रण करने वाला एक सूचकांक है। नकदी रिजर्व अनुपात ऋण को नियंत्रित करने वाली एक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा कौन था या देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था देवगिरी पर। जरा ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र देव जो कि 1271 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक इसका शासन रहा था और इसे रामदेव के नाम से भी जाना जाता है। भारत के देवगिरी के यादव वंश का एक शासक था। उसने अपने चचेरे भाई अम्मन से सिंहासन को जब्त कर लिया और अपने हिंदू पड़ोसियों जैसे परमार, बाघेल, होयसल और काकतीय से लड़कर अपने राज्य का विस्तार किया था। बात 1296 ईस्वी की है जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए ही देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और रामचंद्र देव की पुत्री को अगवा कर कड़ा वापस ले आया था। यह सुनकर जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का पिता था, तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से बात करने के लिए उससे मिलने के लिए पहुंचा और धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी। क्लियर? और दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया और दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। तो 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था? तो सन 1781 ईस्वी का संशोधनात्मक अधिनियम जो था वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण करने की बात इसमें कही गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, 1781 ईस्वी का संशोधनात्मक अधिनियम जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था, जिसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए थे।
साथ ही इस अधिनियम द्वारा कंपनी में लोक सेवकों के कार्यों को उनकी आधिकारिक क्षमता में छूट दी गई। राजस्व कलेक्टरों और कंपनी अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया और इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी कम कर दिया गया था। यही 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट का काम था। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की चर्चा की गई है। क्लियर? तो शक्ति का पृथककरण कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हो गए 1781 ईस्वी का संशोधनात्मक अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कली क्या है? तो पादप कली जो है वो एक भ्रूणीय टहनी के रूप में होता है। पादप कली जो है वो एक भ्रूणीय प्ररोह तंत्र है, भ्रूणीय टहनी है। पौधे की कलिका तने पर या पत्तियों की धुरी में छोटे उद्भव के रूप में मौजूद होते हैं। ये विभाज्योत्तकी ऊतक से प्राप्त होते हैं और पत्ती प्ररोह या पुष्प में विकसित होते हैं। यही भ्रूणीय टहनी। क्लियर? ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि ये भ्रूणीय टहनी जो है वो विभाज्योत्तकी ऊतक से प्राप्त होते हैं। इसी को पादप कली भी कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो 60% से कम भी कृषि भूमि जो है उसके कुल क्षेत्रफल का वो है अपना बिहार में। जरा ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के कुल क्षेत्रफल भूमि का 65% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। पंजाब के कुल क्षेत्रफल भूमि का 93% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल भूमि का 68.7% कृषि योग्य भूमि है और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य है, जिसमें से 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि जो है जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल का मात्र 56% पर ही कृषि योग्य यानी खेती करने योग्य भूमि है, जबकि राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है लेकिन उस पर कृषि किया नहीं जाता है। महज 56% क्षेत्रफल पर ही कृषि किया जाता है, अर्थात 52.42 लाख हेक्टेयर पर ही कृषि कार्य किया जाता है बिहार में। हमने सभी राज्य के बारे में दिए गए ऑप्शन के बारे में आपको चर्चा कर लिया है, सभी को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में सेवा कर का प्रारंभ जो किया गया था, जरा ध्यान दीजिएगा, वो है 1994 से 1995 ईस्वी में सेवा कर को सर्विस टैक्स को शुरू किया गया था। भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 ईस्वी के अध्याय 5 द्वारा 1994 से 95 ईस्वी में शुरू किया गया था। सेवा कर क्या होता है? सर्विस टैक्स क्या होता है? तो यह किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सेवा प्रदाता के द्वारा उसके व्यावसायिक लेन देन की अवधि में सेवा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सेवा कर जो है वह किस प्रकार का, एक प्रकार का कर है तो अप्रत्यक्ष कर है, सर्विस टैक्स। अब यह सर्विस टैक्स जो होता है वह कौन इसका भुगतान करता है? तो जो सेवा देगा, सेवा प्रदाता जो होगा, कंपनी जो फर्म जो सेवा दे रहा है उसके द्वारा इस टैक्स को जमा किया जाता है, लेकिन उस टैक्स को सेवा प्रदाता कंपनी को कौन देता है? जो सेवा लेने वाला है। सेवा प्राप्त करता जो है उसी से वसूल करता है सेवा प्रदाता कंपनी इस टैक्स को और इसके बाद यह सरकार को देता है। इसका मतलब यह एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC सेवा कर लगाने और वसूल करने से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सेवा कर नीति को कौन तैयार करता है? तो CBEC संस्था यानी कि उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर जो था मुगल काल का शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया था। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो अकबर के द्वारा किए गए थे, जरा ध्यान दीजिएगा। तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया अकबर ने 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने 1571 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में।
इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। तिन्ने इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। खूब पूछता है ये, तिन्ने इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में। इलाही संबत की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया था अकबर के द्वारा 1585 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में अकबर ने, और अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी 1562 ईस्वी में ही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, अब इसमें क्वेश्चन दो प्रकार का, एक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और ये क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन यही रहता स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बारीकियों को और इसके ऐतिहासिक क्रम को, गवर्नर जनरल के ऐतिहासिक क्रम को, किस तरीका से यह गवर्नर का पद गवर्नर जनरल बना, और गवर्नर जनरल के बाद वायसराय इसे कब बना, और किसे सबसे पहले वायसराय की संज्ञा दिया गया। जरा इसके इतिहास को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन इससे घुमा फिरा कर पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। क्लियर है। ईस्ट इंडिया अब दूसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब इसी केवल पहले गवर्नर था, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। अब इस गवर्नर के पद को और मान्यता दिया गया और वैल्यू दिया गया और इसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लियर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स था। क्लियर है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दोनों ही, क्योंकि इसी के समय में बंगाल के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा उसको। क्लियर है। तो इस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट फिर है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब दोनों क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट फिर है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी, दोनों ही आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी के खेल से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। हॉकी के खेल से इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रॉफियां हैं प्रिंस ऑफ वेल्स के अलावा, बेटन कप, रंगास्वामी कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी, ये सभी हॉकी के खेल से संबंधित ट्रॉफी है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से हैं। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, BC रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। गोल्फ से बात करेंगे तो बाकर कप गोल्फ से संबंधित है, सर्किट कप गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, डनहिल कप गोल्फ से संबंधित है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही आंसर हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है विश्व में वो आपका लंदन है। सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र लंदन में है। लंदन ग्रेट ब्रिटेन की एक राजधानी है और यह दुनिया के महान शहरों में सबसे पुराना शहर है। इसका इतिहास लगभग 2 सहस्त्राब्दियों तक फैला हुआ है। अब तक ब्रिटेन का सबसे बड़ा महानगर यह लंदन ही है
और देश का आर्थिक, परिवहन और सांस्कृतिक केंद्र भी है लंदन, ब्रिटेन का। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है वो कहलाती है गर्म मुद्रा, या इसे ही हॉट मनी कहा जाता है, जिसमें तुरंत पलायन कर जाने की क्षमता होती है। वैसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर जहां ज्यादा लाभ देखेगा वहीं यह पलायन कर जाएगा, इसे ही हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है। जो गरम गरम ज्यादा गरमाल रहेगा वो जल्दी में पलायन कर जाता है, और उसी में से यह मुद्रा आता है। क्लियर? तो यह गरमाल रहता है, कहीं भी देखता है लाभ वहां चल बच्चा धर लेता है तुरंत, और वहीं पर वह पलायन हो जाता है, वहीं पर इसकी बिक्री हो जाती है। इसे ही गर्म मुद्रा कहा जाता है। सुलभ मुद्रा या सरल मुद्रा किसको कहेंगे? तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब किसी मुद्रा की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाए, मतलब वैसी मुद्रा जिसके मांग की तुलना में आपूर्ति ही ज्यादा है और यह आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, इसे सुलभ मुद्रा या सरल मुद्रा कहा जाता है। जबकि दुर्लभ मुद्रा ठीक सुलभ मुद्रा का विपरीत होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में इसकी पूर्ति बहुत ही कम होती है, जिसके कारण से इसका डिमांड ज्यादा होता है, अर्थात यह आसानी से उपलब्ध होने वाला मुद्रा नहीं होता है, उसे ही दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा डीएनए को पात्र विश्लेषण किया गया था, पात्र में इसे बनाया गया था, बर्तन में बनाया गया था। डीएनए को आर्थर कॉर्नबर्ग ने अंतः पात्र में बनाया था। आर्थर कॉर्नबर्ग को 1959 ईस्वी में इसी के लिए चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के परखनली जांच संश्लेषण के लिए इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया था। क्लियर? अब इसके अलावा ध्यान रखेंगे डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी, और इस खोज के लिए इनको 1963 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो इसने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की। एडवर्ड जेनर की बात करेंगे तो चेचक के टीके की खोज 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने की। एंटीसेप्टिक का आविष्कार की बात करेंगे तो 1867 ईस्वी में स्कॉटलैंड के डॉक्टर जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक की खोज किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लुप्तप्राय शिल्प कलाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सी भारत की लुप्तप्राय शिल्प कलाएं हैं? देखेंगे, ऑप्शन में है सांझी शिल्प कला, गंजिफा कार्ड्स शिल्प कला, रोगन पेंटिंग्स, लकड़ी के खिलौने। इसमें से सभी है जो शिल्प कलाएं वो ये सभी के सभी लुप्त प्राय हो चुके हैं, लुप्त प्राय के कगार पर पहुंच गए हैं, विलुप्त होने वाले हैं। अब जरा देखिएगा सांझी शिल्प कला क्या है? तो कागज पर की जाने वाली मथुरा एवं वृंदावन जो कि यूपी में की जाने वाली एक प्राचीन शिल्प कला है, इसे सांझी शिल्प कला कहा जाता है। कहां कहां? मथुरा एवं वृंदावन यूपी में। गंजिफा कार्ड्स क्या है? तो सोनेपुर जो ओडिशा में पड़ता है उसका पारंपरिक खेल है, और वहां के राजाओं के द्वारा यह खेल खेला जाता था। यह शिल्प कला के यह अभी वर्तमान समय में शिल्प कला का रूप ले लिया है और लुप्त प्राय है। रोगन पेंटिंग, यह निरोगा जो कि गुजरात में है, निरोगा यानी गुजरात की एक चित्रकला है जिसमें वस्त्रों को सजाने के लिए चित्रकला पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के खिलौने, यह बरगढ़ जो कि ओडिशा में है वहां का शिल्प कला है जिसमें जटिल नक्काशी, चमकीले रंग और शास्त्रीय एवं लोक विषयों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था? जरा ध्यान दीजिएगा, तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में किया गया था। ध्यान दीजिएगा बारी बारी से। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था और सावाकामी की अध्यक्षता में किया गया था, या सावक मीर की अध्यक्षता में किया गया था, तथा उस समय शासन काल जो था वो कालाशोक का शासन में। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, वसुमित्र की अध्यक्षता में, तथा इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में एक उपाध्यक्ष पद की भी नियुक्ति की गई थी और पहले उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया, तथा यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, CA3 इंटू PO4 का होल ट्वाइस का द्रव्यमान क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। कैल्शियम की आप देखेंगे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इस बात का ध्यान देंगे। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो पहले लिख लेंगे CA3 इंटू PO4 का होल ट्वाइस, किसी का निकालना है। अब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इस तरफ लिख लेंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, और कितना अणु है कैल्शियम का? 3 अणु है, तो गुना 3 कर देंगे। क्लियर? और P का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 31 होता है। और इसमें कितना अणु है P का? तो एक गुना कर देंगे। वो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। और इसके अणुओं की संख्या है कितना? 4 है। ऑक्सीजन का 4 है। क्लियर? और कैल्शियम का यहाँ पे 3। क्लियर है? और होल ट्वाइस, इस सभी का होल ट्वाइस में 2 है, तो यहां पे लिखेंगे सबका। तो अब CA3 इंटू PO4 का होल ट्वाइस का अब हमें निकालना है। कैल्शियम का 40 गुने 3 हो जाएगा, 40 गुने 3 प्लस कितना हो जाएगा? तो प्लस इंटू में कर दीजिएगा, 31 प्लस 16 गुने 4 आपका होल ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, इतना ही होगा। अब 40 दिया 120 प्लस कितना हो जाएगा? 16 चौ 64। क्लियर? 16 चौ 64, 31 प्लस 16 चौ 64, अब गुना इसको 2 कर देंगे। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा भाई? तो 4 1 5 और 6 3 9, गुना 2 से इधर आपका 120 प्लस है, इतना ही तो है। बराबर कितना हो जाएगा? 120 प्लस 95 दूना 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। क्लियर? बराबर कितना हो जाएगा? 0 9 2 11 के 1 और उसके बाद 3, यानी कि CA3 इंटू PO4 का होल ट्वाइस का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 310 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक इसमें से कौन सा है? तो विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका अमेरिका यानी USA है। अब यहाँ का उत्पादन क्षमता पूरे विश्व में, अमेरिका में उत्पादन क्षमता एल्यूमिनियम का 1950,000 टन है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है, यानी एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। 1700,000 टन है भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन। फ्रांस में एल्यूमिनियम का उत्पादन क्षमता 349,000 टन है। इटली में एल्यूमिनियम का उत्पादन क्षमता 110,000 टन है। हालांकि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो बॉक्साइड है उसका उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, जबकि इसके भंडारण में प्रथम स्थान गिनी का है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य होता है? रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य होता है? तो रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन करने की अनुमति कहलाता है रुपये की परिवर्तनीयता। ऑप्शन नंबर बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिनके पास विदेशी मुद्रा है जैसे कि अमेरिका, अमेरिकी विदेशी मुद्रा के रूप में तो अमेरिकी डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, जिस देश के पास ये सभी विदेशी मुद्रा है उन्हें रुपये में और इसके विपरीत विनिमय की बाजार निर्धारित दर पर परिवर्तन कर सकते हैं, उसे ही रुपये की परिवर्तनीयता कहा जाता है। 19 अगस्त 1994 ईस्वी को भारतीय मुद्रा रुपये को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित कर दिया गया था। क्लियर? तो रुपये की परिवर्तनीयता पहली बार भारत में चालू खाते के रूप में 19 अगस्त 1994 ईस्वी को, तथा रुपये की परिवर्तनीयता रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन करने की अनुमति ही रुपये की परिवर्तनीयता कहलाता है। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति की सीमा जो है वो कितनी होती है? तो 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच इसकी आवृत्ति सीमा परिसर होती है माइक्रोवेव की, यानी लघु तरंग की होती है। और लघु तरंग ध्यान रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI किसके द्वारा शुरू किया गया था?
तो यह भारत और ब्रिटेन, भारत और यूके के द्वारा शुरू किया गया है। क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI, जलवायु कार्यवाही और समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत माइकल आर ब्लूमबर्ग ने CFLI इंडिया के 9 संस्थापकों सदस्य की घोषणा की थी। CFLI इंडिया के सदस्य जलवायु और बुनियादी ढांचे के वित्त में अग्रणी है और जलवायु कार्यवाही और अवसर के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार भी है। भारत में निजी जलवायु वित्त प्रवाह को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जलवायु वित्त नेतृत्व पहल CFLI के समान वैश्विक पैमाने और प्रभाव को लाते हैं। इसे सितंबर 2021 में भारत और यूके के द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे, सितंबर 2021 में भारत और यूके के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में है इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जरा ध्यान दीजिएगा बारी बारी से। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो मानवेंद्र नाथ राय, MN रॉय के द्वारा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पुस्तक की रचना की गई थी। जबकि गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1915 ईस्वी में बर्मा के मांडले जेल प्रवास के दौरान किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को ध्यान रखेंगे, वैलेंटाइन सिरोल में भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा दिया था। गोपाल कृष्ण, अब यहाँ पे गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसे हिंदी में भारत एक खोज भी कहा जाता है, जिसकी रचना JL नेहरू के द्वारा किया गया था। सुल्तानपुर पक्षी सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो वह गुरुग्राम, हरियाणा में गुड़गांव या गुरुग्राम में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। यह हरियाणा राज्य में गुरुग्राम जिले के फरूख नगर के सुल्तानपुर गांव में स्थित है। सुल्तानपुर गांव दिल्ली में धौला कुआं से 40 किलोमीटर और गुरुग्राम शहर के गुरुग्राम के जौहर राजमार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया है? सॉरी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है, इसको समझिएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2007-2008 में किया गया था। यह मिशन देश के 17 राज्यों के 312 जिलों में कार्यान्वित किया गया था तथा इस मिशन का उद्देश्य देश के कुछ जिलों के क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके अंतर्गत चावल, गेहूं और दाल को तो रखा गया है, लेकिन तिलहन को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्लियर? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्थापना 2007-8 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था? तो जिलों के क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारी व्यवस्था इसी को कहा जाता है। तो जमींदारों के साथ यह शुरू किया गया एक प्रकार का व्यवस्था था। ध्यान दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में स्थापित संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी, बहुत ही बुरी स्थिति किसान की हो गई थी। और इस स्थिति को सुधार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया था। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति पर समझौता हुआ था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने के लिए जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया। बाद में कुछ विनियामकों द्वारा पूरे उत्तर भारत में इसे लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भूभाग पर यह अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देना पड़ता था और नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर ली जाती थी। इस कानून को इसी कारण से सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किस बंदोबस्त को अब अस्थायी बंदोबस्त हो गया। क्लियर? महलबारी बंदोबस्त हो गया। ये सभी बंदोबस्त में पूछेगा इसमें से किसको सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित राशि निश्चित समय में सूर्यास्त के पहले चुकाना पड़ता था, नहीं तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, इसलिए इसको सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी उत्तक इसमें से नहीं है? अब देखिएगा,
पादपों में पाए जाने वाले उत्तक, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्योत्तकीय उत्तक होते हैं और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। विभाज्योत्तकीय उत्तक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अस्थायी उत्तक का मतलब परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे यानी विभाज्योत्तक जिसमें विभाजन होता है। क्लियर? जो अभी पौधा है, जनरली पौधे में जो छोटे पौधे होते हैं उसमें विभाज्योत्तकीय उत्तक पाया जाता है क्योंकि इसके टहनी, पत्ते, फूल इसमें विभाजन होते रहता है जब तक ये वृद्धि नहीं कर जाता है एक निश्चित आयु तक, तो इसमें विभाज्योत्तकीय उत्तक पाया जाता है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है। शीर्षस्थ विभाज्योत्तकीय उत्तक मतलब शीर्ष का विभाजन करने के लिए उत्तरदायी होता है जिसे अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम्स कहा जाता है। पार्श्व विभाज्योत्तकीय उत्तक जो चौड़ाई में वृद्धि करने का काम करता है जिसे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। और अंतर्वेशी विभाज्योत्तकीय उत्तक मतलब है कि पौधे से पेड़ बनने के बीच जो विभाजन होता है पौधे में उसे अंतर्वेशी विभाज्योत्तकीय उत्तक कहा जाता है। वही अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी उत्तक के भी तीन उदाहरण होते हैं, मृदु उत्तक पैरेन्काइमा, स्थूल कोन उत्तक कोलेनकाइमा और दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेन्काइमा होता है। जबकि जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फ्लोएम एवं जाइलम के रूप में पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में पूछता है कि अस्थायी उत्तक कौन नहीं है, तो दृढ़ उत्तक स्थायी उत्तक है, मृदु उत्तक स्थायी उत्तक है, स्थूल कोन उत्तक स्थायी उत्तक है। लेकिन जाइलम जो होता है वो अस्थायी उत्तक तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या? अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, पहले वाला क्वेश्चन को, कौन अस्थायी उत्तक नहीं है? आपको तुरंत आ जाएगा, इसमें से सभी तो अस्थायी उत्तक है क्योंकि अस्थायी उत्तक के दो प्रकार है, एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो दोनों तो परमानेंट टिश्यू ही है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की गहराई को, ऑप्शन की गहराई को समझिए। क्वेश्चन जो तो है तो है, ऑप्शन की गहराई को समझिएगा। दृढ़ उत्तक, मृदु उत्तक, स्थूल कोन उत्तक, ये तीनों उत्तक जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू हुए, जबकि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जटिल परमानेंट टिश्यू के उदाहरण होते हैं, इसलिए ये छठा है। जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो जीवों में सर्वाधिक विविधता उसके अनुकूलन की क्षमता के कारण सबसे ज्यादा विविधता उसमें पाई जाती है। जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण उसका अनुकूलन होता है। अनुकूलन का अर्थ यह है कि कैसे एक प्रजाति अपने शरीर और व्यवहार को अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढाल पाती है, बदल पाती है, जिसके कारण से उसमें विविधता पाई जाती है। क्लियर? सहभागिता, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पादप एक दूसरे से सूचकांगों के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को सहभागिता कहा जाता है। दोनों के बीच, दोनों पौधे के बीच सहभागिता हुआ। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से या रासायनिक तत्व या वायरस से भी यह परिवर्तन हो सकता है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिग्स को दिया जाता है, के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक को जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक को जारी किया जाता है, जो कि विश्व बैंक के द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक विश्व व्यापार सुगमता सूचकांक जो होता है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में किसी भी देश के प्रदर्शन को 0 से लेकर 100 तक का स्कोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय शहर है और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। रोटरडम, तो रोटरडम जो है वो राइन नदी का तट पर स्थित है, रोटरडम शहर। पेरिस जो है वो आपको पेरिस जो है वो शीन नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और रोटरडम जो है वो राइन नदी के तट पर स्थित शहर है। तो आपका सही आंसर क्या मिलान हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2, इसी में ऑप्शन नहीं है, बना दीजिए।
3142, 3142 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी के द्वारा 6 ईस्वी में किया गया था। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को शब्द गुरुदास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ा हुआ हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो साइकिल चलाते समय ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशियों में संचित ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, पैदल को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है और फिर ऊर्जा से साइकिल के चक्कों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने का काम किया जाता है। क्लियर? तो सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा का पेशीय ऊर्जा, और फिर पेशीय ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिणत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। किसका प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी का एक वार्षिक कार्यक्रम होता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। इसकी अवधारणा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एकल मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सतत विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित वैश्विक नेताओं और विद्वानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। टेरी एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करता है। ध्यान दीजिएगा, टेरी की स्थापना 1974 ईस्वी में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी। टेरी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1974 ईस्वी में इस रूप में टेरी की स्थापना हुई और वर्ष 2003 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश इसमें से कौन है? स्वीडन। स्वीडन वह पहला यूरोपीय संघ का देश है जो फिलिस्तीन को आधिकारिक दर्जा दिया है 30 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की तटीय रेखा सबसे बड़ी तटीय रेखा है? कनाडा की। कनाडा की तटीय रेखा जो है वो सबसे बड़ी तटीय रेखा है, जिसकी तटीय रेखा की लंबाई जो है वो 2,02,080 किलोमीटर जो है वो है कनाडा की तटीय सीमा। ऑस्ट्रेलिया की तटीय सीमा की बात करें तो 25,750 किलोमीटर है। यूएसए के तटीय सीमा की बात करेंगे तो 19,924 किलोमीटर है, जबकि भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 यानी 7,516 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करेंगे तो लगभग 6100 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल तटीय रेखा 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीट संवर्धन का मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। क्लियर? इसी को वर्मी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी होता है। जंतु विज्ञान की एक शाखा एंटोमोलॉजी है जिसमें कीटों का संवर्धन किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है इक्थियोलॉजी कहलाता है, जबकि मछली का पालन जो करता है वो पीसी कल्चर कहलाता है। जंतुओं के अध्ययन करने के विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो जाहिर सी बात है प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित करना। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन आयोजित किया गया था, जो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुजलाम अभियान संबंधित है? किससे संबंधित है? सुजलाम अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजलाम अभियान जो है वो स्वच्छ जल आपूर्ति से संबंधित एक अभियान है। जरा इसका डिटेल पर अगर ध्यान दीजिएगा तो सुजलाम अभियान इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 24 अगस्त 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शुरुआत किया गया है। यह 100 दिनों का एक अभियान है। इस अभियान के तहत भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस गांव का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्पोर्ट टैग पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? स्पोर्ट टैग पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो वो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, कपड़ा मंत्रालय ने जून 2023 में इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एसोसिएशन और वूल रिसर्च एसोसिएशन के साथ साझेदारी करके भारत में स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्रीज का भविष्य विषय पर स्पोर्ट टैग पर एक पूरे दिन का राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया है। सम्मेलन में भारतीय खेल वस्त्र, खेल के सामान और सहायक उपकरण, लेपित कपड़े, जाल, चमड़ा और रबर उत्पाद, कंपोजिट और स्मार्ट वस्त्र में नवाचार और अनुसंधान और मूल्य श्रृंखला में डिजाइन, ब्रांडिंग और गुणवत्ता को अपनाने के लिए बाजार के आकार, अंतराल, अनुभव और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया जिसे ही स्पोर्ट टैग कहा गया। ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कब? तो जून 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ वो 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड की देखरेख में हुआ था। यह प्रत्यारोपण केप टाउन के हॉस्पिटल ग्रुट शूर में हुआ था, जिसमें डेनिस डॉर्वेल नामक एक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस बनस्की को प्रत्यारोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान दीजिएगा, नमक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। ध्यान दीजिएगा, और यह 24 दिनों के उपरांत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यह नमक आंदोलन जो था वो पूरी दुनिया भर में सुर्खियों में थी और इसका कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ गई थी। तब इन्होंने 5 दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बन पाया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किसके तहत किया गया है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी के तहत ही केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन यानी CGWA का गठन किया गया है। इसका गठन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी की धारा 3 और उप धारा 3 के तहत देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनिमय और नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो, कुटकी और सांडवा यह किसकी स्वदेशी नस्ल है? तो यह बाजरे की स्वदेशी नस्ल है, कोदो, कुटकी और सांडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन कोड में एक सिंटैक्स का सामना करने पर ... प्रोग्राम को निष्पादित नहीं करता है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइथन कोड में एक सिंटैक्स का सामना करने पर प्रोग्राम को निष्पादित नहीं करता। कौन से प्रोग्राम को निष्पादित नहीं करता? तो इंटरप्रेटर जो होता है वह प्रोग्राम को निष्पादित नहीं करता है। अब पाइथन कोड पहले समझिएगा। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, जिसका उपयोग आमतौर पर वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने, संचालन को स्वचालित करने और डेटा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अब इंटरप्रेटर समझेंगे क्या होता है। यह हमारे पाइथन कोड को पाइथन बाइट कोड में परिवर्तित करने से पहले पार्स करता है, जिसे वह तब निष्पादित करता है जब प्रोग्राम निष्पादन के लिए आरंभिक चरण के दौरान इसे पार्सिंग के रूप में भी जाना जाता है। यदि इंटरप्रेटर हमारे पाइथन कोड को पार्स करने में विफल रहता है तो हमने कहीं न कहीं अनुचित सिंटैक्स का प्रयोग किया है। क्लियर?
और इंटरप्रेटर हमें यह दिखाने की कोशिश करेगा कि हमने गलती कहां की है, कौन सा सिंटैक्स उपयोग करने में गलती किया है। पाइथन कोड में एक सिंटैक्स त्रुटि का सामना करने पर इंटरप्रेटर प्रोग्राम को निष्पादित नहीं करता है। यही आपका आंसर हुआ। अब सिंटैक्स त्रुटि क्या है, तो यह तब प्राप्त होता है जब किसी कंप्यूटर भाषा में लिखे जाने वाले वर्णों की एक श्रृंखला का सिंटैक्स गलत होता है, तब इसे ही सिंटैक्स त्रुटि कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित डेटा को कभी कभी ... नामक किसी अन्य डेटा की सहायता से वर्णित किया गया है। तो अव्यवस्थित डेटा को कभी कभी किस नाम से इसे जाना जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसे मेटा डेटा के नाम से जाना जाता है। यह अव्यवस्थित डेटा होता है जो अन्य डेटा की सहायता से वर्णित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेटा डेटा का और भी समझिएगा इसको डिटेल से। तो यह मूल रूप से डेटा के बारे में एक डेटा होता है, यानी डेटा का डेटा होता है, तथा अव्यवस्थित डेटा को कभी कभी मेटा डेटा नामक किसी अन्य डेटा की सहायता से वर्णित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम ईमेल के विभिन्न भागों को विषय, प्राप्तकर्ता, मुख्य भाग, संलग्न यानी अटैचमेंट आदि के रूप में वर्णित करेंगे, तो ये ईमेल का डेटा हुआ जो मेटा डेटा कहलाएगा। डेटा कॉलम क्या होता है, तो एक कॉलम एक तालिका में सभी एकल प्रकार के डेटा मानों का एक सेट है। कॉलम तालिका में डेटा को परिभाषित करते हैं, जबकि पंक्तियों में तालिका में डेटा को पॉपुलेट करने का काम करता है। क्लियर। इसके अलावा भी अगर ध्यान देंगे हम, सूचना क्या होता था, डेटा का एक समूह होता है जो सामूहिक रूप से तार्किक अर्थ पहुंचाता है। क्लियर, तार्किक अर्थ पहुंचाता है। डेटा टेबल क्या होता है, तो एक सेल में डेटा टेबल का उपयोग विभिन्न इनपुट की दी गई श्रृंखला को देखते हुए आउटपुट की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए टेबल डेटा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक तंतु जो कि फिलामेंट में 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। धारा का मान आपको क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। धारा यानी आई का मान आपको क्या दिया हुआ है, 0.75 एम्पीयर दिया हुआ है। क्लियर। समय आपको कितना दिया हुआ है, समय यानी टी आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड का। क्लियर है, सॉरी 5 मिनट का दिया हुआ है, 5 मिनट का दिया हुआ है। अब इस 5 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 5 × 60 बराबर 6×5 300 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। अब एक विद्युत बल्ब के तंतु जो फिलामेंट में एक धारा समय के लिए प्रवाहित हो जो रही है, वो आई, उसके लिए फॉर्मूला होता है आई बराबर Q/T। आई बराबर Q/T यानी धारा बराबर आवेश बट्टा समय। क्लियर, इसी को धारा कहा जाता है। अब हमें निकालना क्या है, Q निकालना है। तो I × T हो जाएगा, बराबर आई का मान कितना दिया हुआ है 0.75 और गुणे T का मान 300 आया है। इसको हटा देंगे, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, 75 तिया आपका कितना हो जाएगा भाई 225, 5 तिया 15, 7 5 सॉरी 7 तिया 21 22। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है। मुथमित सेल्वी। मुथमित सेल्वी जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तमिलनाडु की महिला बनी है। यह जून 2023 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी। मुथमित सेल्वी चेन्नई की एक शिक्षिका है जो जापानी पढ़ाती हैं। 2021 में उसने 1 मिनट से भी कम समय में 155 फुट के पहाड़ से आंखों पर पट्टी बांधकर नीचे उतरकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस रिकॉर्ड को यूनेस्को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में 2025 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की मेजबानी के लिए बोली जीत लिया है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर परिषद की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ आयोगों के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं और यह सभी IUCN मामलों के निरीक्षक और सामान्य नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइबर सुरक्षा कौशल में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार में कौन शामिल हुआ है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ध्यान दीजिएगा कि भारत में 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए MSPE के तहत DGT के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशिक्षण में छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए AI क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब विकास और साइबर सुरक्षा कौशल के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। सहयोग का उद्देश्य छात्रों को औद्योगिक प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाना और उनकी रोजगार क्षमता को और बढ़ाना है। बुनियादी और मध्यवर्ती साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित साइबर शिक्षा कार्यक्रम का महिलाओं के लिए 10 NSTLS में छात्रों और शिक्षकों के लिए भी विस्तार किया जाएगा। क्लियर? तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज फ्रेंड्स, आप रिवीजन करने का पूरा कोशिश कीजिएगा। हम तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, आप भी खुद के लिए कम से कम मेहनत कीजिए, रिवीजन जरूर क्वेश्चन का कीजिए। अगर आगामी एग्जाम का रिजल्ट आपको लेना है तो निश्चित तौर पर इस 110 नंबर से तक अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आगामी एग्जाम के जीके जीएस के लिए आपको एक निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा बेस मिल जाएगा। तो आप इसे जरूर रिवीजन कीजिएगा। इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। टेलीग्राम चैनल पर ही इसका पीडीएफ अपलोड हम कर देते हैं और अभी तक का जितना भी सेट प्रैक्टिस हुआ है सभी का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।